कौमी आवाज़ ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान कौमी आवाज़ के मुदीर आला जनाब ज़फ़र आगा साहब मौजूद हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम पज़ीर हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी समेत कई रहनुमाओं ने इख्तितामी तकरीर करी। ये भारत जोड़ो यात्रा जो 12 रियासतों से होती हुई और एक यूनियन टेरिटरी में ख़त्म हुई, उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का मौजू ज़फ़र साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे जैसे कल खड़गे साहब ने कहा, कांग्रेस के सदर जो हैं, जिस वक्त इस यात्रा का ऐलान हुआ उस वक्त हमें बड़ी घबराहट हुई कि ये यात्रा कैसे मुकम्मल होगी। क्या आपको भी कोई इस तरह की कोई घबराहट हुई थी? देखिए, खाली खड़गे जी ने ये बात नहीं कही, प्रियंका गांधी ने कश्मीर की अपनी तकरीर में ये बात खास खुल के कही कि हम उनको तरह तरह के ख़दशात थे, बहुत सारे डाउट्स थे कि ऐसे क्या रिस्पांस मिलेगा और राहुल पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सारे जितने भी इस किस्म के ख़दशात थे, जितने भी डाउट्स थे, जितने भी सवाल या निशान लगे हुए थे इस यात्रा पे, वो सब राहुल ने पूरा यात्रा कंप्लीट करके ख़त्म कर दिए। और अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, क्यों? जो खदशात थे उनको कैसे दूर किया गया, कैसे दूर किया गया। और ये नहीं, सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी ने 12 रियासतों में हज़ारों मील पैदल चल के जाड़ा गर्मी बरसात सितंबर के महीने में शुरू हुई ये यात्रा और अब 5 महीने तकरीबन हो गए, कैसे पूरी कर ली। बल्कि हैरतनाक बात सबसे है जो लोगों को सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, वो जिस पे सबसे ज़्यादा आश्चर्य है लोगों को, वो इस बात पर है कि इतने लोग हिंदुस्तान में जैसे कोई एकदम सैलाब आ गया, कोई तब्दीली आ गई। हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग। कश्मीर का वीडियो आपने देखा होगा, केरल में, महाराष्ट्र का वीडियो, लाखों लोग। मतलब कुछ जगहों पे तो ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, केरल में रिस्पांस जो था वो क़यामत का था। कश्मीर में तो कल देखा ही, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जहाँ हालांकि बहुत छोटे से इलाके में गए, पंजाब में कितना ज़बरदस्त भीड़, मजमा और आवाम। और ये मजमा जो था वो ढोके लाया हुआ मजमा नहीं था। कहीं कांग्रेस ने मोबिलाइजेशन नहीं किया मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। दिल्ली में मैंने देखा कि कोई ऐसा कांग्रेस का मोबिलाइजेशन नहीं था, लेकिन लोग अपने से। देखिए, बात ये है कि जो सबसे बड़ी बात मुझे इस यात्रा से लग रही है, राहुल गांधी का तो खैर जितना इस सिलसिले में जो कुछ भी कहा जाए कम है, लेकिन जो राहुल ने कमाल किया वो ये किया, और ये जो मजमा उमट सैलाब की तरह उमट के आया, उसका मुझे सबसे ज़्यादा जो बात मुझे लगी, जो मैंने महसूस किया, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ज़मीर को झिझोड़ दिया। ये जो पैगाम था राहुल का कि नफ़रत बनाम मोहब्बत, नफ़रत बनाम मोहब्बत और नफ़रत बनाम हम आहंगी, उसने हिंदुस्तान को जैसे नशे से, जिस नफ़रत के नशे में हिंदुस्तान डूबता जा रहा था, उससे झंझोड़ दिया। और हिंदुस्तान के अवाम की ज़मीर, लोगों ने अपनी ज़मीर से सवाल किया कि ये क्या हो रहा है। और फिर ये लोगों को लगा कि ये एक आदमी है जो वाकई हिंदुस्तान का जो पैगाम है, जो सदियों पुराना हिंदुस्तान है, जिसको ऋषियों मुनियों ने, संतों ने, सूफियों ने, सिखों ने, बुद्धिस्टों ने, ईसाइयों ने मिलजुल के एक ये गुलदस्ता बनाया है, ये कहीं ख़तरे में है। और इस शख्स राहुल गांधी ने हमको आवाज़ दी है इसलिए कि जागो, उठो, चलो, तुम कहाँ पहुँच गए हो, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा। और इस बात को लब्बैक कहने के लिए, इस ख्याल का से मुतासिर होकर हिंदुस्तानी सड़कों पे लाखों की तादाद में निकल गया। राहुल की यात्रा न सिर्फ कामयाब हुई मगर बल्कि सुपर कामयाब हुई। आप ये देखिए खुर्रम साहब, कहीं आपने पूरी यात्रा के दौरान ये नहीं सुना होगा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों की ये हिम्मत हो
कि वो यात्रा को क्रिटिसाइज़ करें। राहुल को कुछ किया, करने की कोशिश की, टी शर्ट ये वो इन सब बातों पे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पाई। वो क्योंकि वो डर गए थे। तो हिंदुस्तान को, एक सोते हुए हिंदुस्तान को, एक नफ़रत के नशे में डूबते हिंदुस्तान को राहुल ने झिझोड़ के उसकी आवाज़ उसको सुना दी, उसके ज़मीर की आवाज़ उसको सुना दी, और बस इसी वजह से ये लोग सड़कों पे निकल पड़े। और ये कारवान मोहब्बत राहुल ने जिसकी कोशिश की थी, जिसका बेड़ा उठाया था, वो हिंदुस्तान में बनता चला। ये सबसे, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी कामयाबी रही, एक टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की सियासत में, जो पिछले, मैं समझता हूँ कि 20-25 साल से जिसकी ज़रूरत थी, और जब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तजाद शुरू हुआ था तब से वो थी। वो राहुल ने हिंदुस्तान को वो आईना दिखा दिया, और आज हिंदुस्तान जैसे शर्मिंदा हो, जैसे उसको ये ख्याल आ गया कि ये जो कुछ हो रहा था वो गलत हो रहा था। जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को ये ख्याल आ गया कि जो हो रहा था गलत हो रहा था, और राहुल ने की जो अपनी एक छवि बनी है वो बहुत शानदार, जैसे आपने कहा कि ये बहुत कामयाब रही, सुपर कामयाब रही उसमें। मगर राहुल अपने तकरीर के आखिर में कहते हैं कि मैंने ये राहुल के लिए नहीं किया, और मैंने ये कांग्रेस के लिए नहीं किया, मैंने चुनाव के लिए नहीं किया, मैंने मुल्क के लिए किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सबसे अहम बात जो लोगों को महसूस हुई सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर, ये सबटेरेनियन लेवल के ऊपर, वो यही थी कि ये शख्स अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। ये अजीब व गरीब इंसान है जो ये नहीं कह रहा कि हमको वोट डालो। किस पूरी यात्रा में कहीं राहुल गांधी ने आवाम से ये नहीं कहा कि आप हमको वोट डालिए। बस सिर्फ एक ही बात थी कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बना रही थी। तुमको क्या हो गया है? तो ये सबसे अहम बात ये थी। ये एक मैं ये अभी कहना थोड़ा, मैं समझता हूँ कि जल्द होगा, लेकिन इसमें कहीं लोगों को एक गांधी जी का जो अंदाज था वो नज़र आया कि अपने लिए इसको कुछ नहीं चाहिए। ये तो वाकई हिंदुस्तान ये नहीं कह रहा है मुझको वोट डालो, ये तो खुल के ये खुद कह रहा है कि मैंने वोट के लिए यात्रा नहीं की। और इस वक्त जो ज़रूरत थी हिंदुस्तान को वो इसी बात की थी कि समाजी सतह के ऊपर हिंदुस्तान को जगाया जाए, और हिंदुस्तान के समाज में जो बंटवारा पैदा हो गया है वो खाई कोई आके पुर करे। और राहुल ने वो काम किया, इसलिए राहुल को हिंदुस्तान ने वेलकम किया, स्वागत किया, उसको लब्बैक कहा, और लोग सड़कों पे उतर पड़े। ज़फ़र साहब, इस 3500 किलोमीटर की यात्रा में जो 136 दिन में मुकम्मल हुई जी, उसमें राहुल कई रियासतों से गुज़रे और कई लोगों से मिले, बच्चों के साथ तस्वीरें आई, बारिश में तस्वीरें आई, बर्फबारी में तस्वीरें आई, लाखों लोगों से आम। तो ये जो लोग बाहर निकले इतनी तादाद में, उसकी वजह आपके नज़र में क्या है? वही मैंने बताया ना, मैंने अर्ज़ किया अभी आपसे कि मैंने कहा अभी आपसे कि राहुल ने लोगों को खुद अपने अंदर झांक के देखने की तलकीन की, और लोगों ने जब झांक के देखा तो लोगों को लगा कि ये तो वाकई ये जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो काम कर रही है वो तो हिंदुस्तान को तोड़ देगा। और बस लोग खड़े हो गए और निकल पड़े। लोगों को अपने से लगता है, बल्कि ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, कि लोगों को ये लगा अपने से शर्मिंदगी हुई कि हम कहाँ भटक गए थे, ये किस रास्ते पे चले गए थे, और लोग निकल पड़े। और मैंने जैसा आपने कहा कि पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, यूपी हो, आपका राजस्थान हो, आपका कश्मीर हो। अब कश्मीर में देखिए इतने सालों से वायलेंस, राहुल की जो आखिरी तकरीर थी आपने सुनी होगी, जिसमें उसने अपने ज़ाती तौर पे टेररिज्म के दर्द का ये लोगों को याद दिलाया, और कश्मीरियों को, चाहे सिक्योरिटी वाले रहे हों या कश्मीरी नौजवान रहा हो, उन दोनों को उसने जो अपने तजुर्बे से जो सबक दिया वो लोगों के दिल को छू गया। आपको अपने तजुर्बात की बुनियाद पे क्या लगता है कि क्या इस यात्रा का कोई कांग्रेस को या राहुल गांधी को इंतखाबी फ़ायदा होगा? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये, जैसा राहुल ने कहा कि ये वोट यात्रा नहीं थी,
हमने अपने जर्नलिज्म के प्रोफेशन में 2 यात्राएं बहुत करीब से देखी। एक यात्रा थी अडवाणी जी की, जिसमें आप सब जानते हैं कि जब यात्रा गुजर जाती थी तो खून खराबा होता था, दंगे होते थे, फसाद होते थे, लोग मारे जाते थे। दूसरी यात्रा हमने सबसे बड़ी देखी वो राहुल गांधी की। यहाँ एक नौजवान एक शख्स किसी जुनून में से इंस्पायर्ड होके निकल खड़ा हुआ था और वो सिर्फ लोगों को मोहब्बत का पैगाम दे रहा था। तो मेरी राय में इसको इलेक्टोरल टर्म्स में इसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के सदर रहे हैं। ये सवाल बड़ा जा है कि इससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। बहुत फ़ायदे हुए, एक दो नहीं। कांग्रेस को तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान के अवाम के बाद अगर किसी को हुआ है तो पार्टी को हुआ। सबसे पहली चीज़ जो हुई पिछले, जब से हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के बाद से हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व का सैलाब था, उसने हर पार्टी को आइडियोलॉजिकली अंदर से कमज़ोर कर दिया था। कांग्रेस भी अपनी आइडियोलॉजिकल रूट से मुझे लगता है इतना कन्फ्यूजन था आम कांग्रेसमैन में, पार्टी में भी अक्सर ये सवाल कि सॉफ्ट हिंदुत्व होना चाहिए या हार्ड, या हमको सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जो कांग्रेस के लिए हुई है वो यही हुई है कि अब कांग्रेस के सामने खुली नज़रियाती लाइन है, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है। वही कांग्रेस अपने गांधीयन और नेहरूवियन नज़रियात से दोबारा इंस्पायर्ड हो गई है। अब वर्कर को मालूम है कि उसको जब वो जनता में जाए कांग्रेस वर्कर, उसको क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है। ये तो एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी हुई। दूसरी बहुत बड़ी बात जो कांग्रेस को जिसका फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने करीब पिछले 50 सालों से कम से कम पिछले 50 साल में 70 बरस में से 50 साल इक़्तिदार में रही है, पावर में रही है, सत्ता में रही है। इसने कांग्रेस वालों को काहिल कर दिया था। वो जद्दोजहद का आदी नहीं रह गया था। कांग्रेसी को, मुल्क की ज़मीर के साथ साथ राहुल ने कांग्रेसी को भी जोड़ दिया कि भाई देखो निकलो, कांग्रेस वर्कर को जिंदा कर दिया। एयर कंडीशन कमरों में काम नहीं, इससे काम नहीं बनने वाला। ये वक्त सड़क पे निकलने का है, बाहर जाओ। और जब इतना बड़ा लीडर खुद बाहर सड़कों पर हज़ारों मील पैदल चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वर्कर के लिए इंस्पिरेशन होगा। और अब कांग्रेसमैन जद्दोजहद करने से किनारा कशी नहीं कर सकता, उससे वो हट नहीं सकता। जैसे ज़फ़र साहब आपने कहा कि ये इंतखाबात की लड़ाई नहीं है, बुनियादी तौर पे नज़रियात की लड़ाई है। जी बिल्कुल, राहुल मुस्तकिल इस बात को कहते रहे कि ये 2 नज़रियात की लड़ाई है। तो इन एक दो संघ का हेट्रेड का नज़रिया, नफ़रत का नज़रिया, और दूसरी जानिब मोहब्बत का पैगाम, हम आहंगी का पैगाम, जो हिंदुस्तान की आत्मा है। मेरा कहना है कि जो हिंदुस्तान जिन बुनियादों पर कायम रहा है, सब मुनियों संतों ने, सूफियों ने जो हिंदुस्तान बनाया है, ये इन 2 नज़रियात के बीच का एक लड़ाई। जैसे आपने कहा और ख़ुद राहुल ने भी इस बात को कहा कि देखिए बुनियादी तौर पे 2 नज़रियात की लड़ाई है। इसमें जिन पार्टियों के नज़रियात कुछ नहीं है, जैसे इलाकाई पार्टियां हैं, कुछ रियासती पार्टियां हैं, उनसे आगे चल के किस तरह, मतलब वो किस नज़रिए के साथ जुड़ेंगी, अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई 2 शक ड्राई नहीं हो सकती कि राहुल की इस यात्रा के बाद, अब पूरे मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जो एंटी बीजेपी अपोजिशन है, उसमें राहुल ने एक यूनिटी का पैगाम ही नहीं, एक विंडो खोल दिया। और उसमें एक बात और इमर्ज होके आई है जो सबको मालूम है, लेकिन कुछ इलाकाई पार्टियाँ इस बात को, जैसा आपने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कांग्रेस से गुरेज करती हैं। वो उनके सामने राहुल ने ये हकीकत, ये सत्यता, ज़मीनी सत्यता रख दी कि कांग्रेस ही अकेली वैसी पैन इंडियन पार्टी है, पूरे मुल्क की सतह के ऊपर है। कांग्रेस ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो
जिसके इर्द गिर्द जो अपोजिशन यूनिटी का महवर हो सकती है, ये भी पैगाम चला गया। प्रॉब्लम्स होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस यात्रा ने अपोजिशन यूनिटी का रास्ता और आसान किया है। इसमें दिक्कतें, जैसे मैंने कहा, मैंने 2004 से पहले भी देखा है, जब सोनिया गांधी ने अपोजिशन यूनिटी करके यूपीए बनाया था, बड़े प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन ये मसले किसी हद तक हल होते दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस बहुत क्लियर अपोजिशन पोल पूरे आलम में, पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर अब कांग्रेस जो है वो एक अपोजिशन यूनिटी का वो इमर्ज करके आया है। और राहुल एक नेचुरल लीडर अपोजिशन, उसके नेचुरल लीडिंग लाइट इमर्ज किए हैं। ज़फ़र साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत मखसूस अंदाज में उसका मैं जवाब चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर सा, कि जब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री सामने आई हो और जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई हो अडानी के ख़िलाफ़ और भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हुई, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है, अपने तजर्बात की बुनियाद पे बताइएगा, कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस बैकफुट पर है? मैंने आपसे शुरू में कहा था, बैकफुट का आलम आप देख लीजिए। मुझे आप, हो सकता है कि मुझसे मैंने नहीं नोटिस किया हो, वो मिस कर गया हूँ, लेकिन मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी की यात्रा के ख़िलाफ़ एक जुमला बोल सकी? ये वही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ है जो कोई मौका नहीं छोड़ती थी, बल्कि बेमौका दिन और रात राहुल गांधी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, उसको मजाक बनाना, उनका मजाक बनाना, और क्या नहीं किया, कितने लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए राहुल की इमेज ख़त्म करने में। लेकिन यात्रा के ऊपर कोई कहीं से एक बयान प्राइम मिनिस्टर हो या संघ वाले हों, बस इतना तो है कि आरएसएस के सरबराह जनाब मोहन भागवत साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अब फिर से अपनी हेट आइडियोलॉजी, उनकी जो है, जो नफ़रत की उनकी आइडियोलॉजी, उसको रिट्रेट किया और ये कहा कि मुसलमान हिंदू अगर इस वक्त एग्रेसिव है तो ये कोई गलत बात नहीं। तो कहीं से कोई सवाल नहीं उठ सकता। तो ज़फ़र साहब, जैसे आपने खुद एतराफ़ किया और बताया अपने तजर्बात की बुनियाद पर कि आरएसएस और बीजेपी जो है बैकफुट पर हैं, मुझे थोड़ा सा एक ख़ास चीज़ मैं अपना चाहता था कि मुख्तसर अल्फाज में जो इसके टेक अवेज़ हैं भारत जोड़ो यात्रा के, वो बताइए। तो मैंने आपको जिक्र किया कि हिंदुस्तान का ज़मीर जोड़ दिया, हिंदुस्तान को जगा दिया, ये सबसे पहले और सबसे अहम बात है। फिर राहुल का खुद का अपनी पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आज राहुल गांधी को कोई मजाक नहीं बना सकता। राहुल गांधी इज़ अ लीडर इन हिज ओन राइट। वो किसी डायनेस्टी की वजह से या किसी के कर्म के ऊपर वो लीडर नहीं है, वो उसका आप मजाक नहीं बना सकते, कोई नहीं बना पाया रहा। बीजेपी और वो इस बीच में कुछ नहीं कर सकी। और फिर मैंने बताया कि कांग्रेस को इससे कितने फ़ायदे हुए, हिंदुस्तान जाग उठा। और एक बहुत अहम बात जो मुझसे मिस हो गई, टेक अवेज जब आपने कही, राहुल ने 2014 से इस मुल्क में सिर्फ एक नैरेटिव था, वो हेट का नैरेटिव था, जैसा राहुल का कहना है, वो डिवीज़न करने में बंटवारे का और घृणा और नफ़रत का पैगाम था बीजेपी का, और उसके आगे कोई क्लैरिटी नहीं थी आइडियोलॉजिकल। राहुल ने मुल्क की सियासत को एक नया नैरेटिव दिया। अब बिल्कुल आम ज़ुबान में मोहब्बत, नफ़रत बनाम मोहब्बत की लड़ाई और जद्दोजहद का नक्शा बना दिया। और अब हर की ज़ुबान, अब अगला चुनाव आपको मैं बता दूं कि इसी आइडियोलॉजिकल बैटल पे लड़ाई होगी इस मुल्क में। और एक चीज़ और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो नफ़रत की ताकतें हैं, जिनको राहुल गांधी ने आइडेंटिफाई किया है, आरएसएस और बीजेपी हर तकरीर में अपनी हमेशा उन्होंने इनके बारे में लोगों को आगाह किया कि ये नफ़रत की पार्टी, वो भी कोई कम पावरफुल लोग नहीं है। इस वक्त उनका डंका बज रहा है। इसलिए ये मत समझिए कि हर चीज़ हल हो गई।
अभी मैं ये नहीं मानता कि हर चीज़ हल हो गई। एक टर्निंग पॉइंट आया है, ये सही है, लेकिन उनकी तरफ से भी जो शद्दोमद होगी, जिसकी शुरुआत वो कभी भी कर सकते हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो देखने को सामने आएगी वो बड़ी क़यामत खेज़ होगी। उनके पास दौलत है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, वो पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ेंगे। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी स्ट्रगल का पहला कदम था। जद्दोजहद और संघर्ष बड़ा कठिन और बहुत भीषण, हिंदी में जिसको कहते हैं, बड़ा ज़बरदस्त भी जद्दोजहद हुई। उसके बिना मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी बुनियाद से अपने से खिसक गया था। उसको दोबारा उस हिंदुस्तान, ऋषि मुनियों का, हम आहंगी का, प्यार का हिंदुस्तान वापस लौटाने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, जद्दोजहद करनी होगी। जैसा नाज़रीन आपने सुना, ज़फ़र साहब के ख़यालात थे कि ये दौर जो है ये बहुत ख़तरनाक दौर है, बहुत हंगामे वाला दौर है, और इस दौर में जो टर्निंग पॉइंट आया है वो राहुल ने दिया है एक तरीके से, मगर ये बिल्कुल आगाज़ है, और इस आगाज़ में कोई ये नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ हल हो गया है। आगे बहुत जद्दोजहद करनी है मामले में, और क्योंकि मुखालिफ नज़रिया है, उनके पास वो सारे हथकंडे हैं, वो सारी दौलत और वो सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से पूरे मुल्क पे उन्होंने राज किया है। तो अब ये देखना है कि आगे ये जो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट से हम आगे किस तरह जा सकते हैं, और अगला इंतखाबात, जैसे ज़फ़र साहब ने बताया कि अगला इंतखाबात इन्हीं नज़रियों की लड़ाई पर होगा, इन्हीं नज़रियात की लड़ाई पर होगा। तो हमें ये देखना है कि आगे क्या सब कुछ होता है। ज़फ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।